क्लास 12 के अकाउंट में चैप्टर फर्स्ट चल रहा है हमारा लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में लेखांकन। ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ इसके ऑब्जेक्टिव बचे हैं। इस चैप्टर में से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। टोटल चैप्टर है आपका 10 मार्क्स का, जिसमें से 3 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आएगा। तो 3 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको सॉल्व करना है। इसमें वो आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन में भी के रूप में भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी जो भी है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी भी उसमें वो आपसे उसको पूछ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए आप थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ें। जब भी आप किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उसकी थ्योरी अच्छे से अगर आपने पढ़ ली है तो आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, थ्योरी तो लिख ही सकते हैं और उसके अलावा ऑब्जेक्टिव भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी जो हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं वो आ रहा है हमारा सही विकल्प चुनिए। सही एक क्वेश्चन दिया है, उसके 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से जो सही आंसर है वो हमको टिक लगाना है। तो क्वेश्चन देखिए आप, पहला, निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प ज्ञात कीजिए। आय व्यय खाते में लिखते हैं आगमगत मदे, पूंजीगत मदे, आगमगत और पूंजीगत, इनमें से कोई नहीं। तो जब मैंने थ्योरीज की पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि आय व्यय खाते में पूंजीगत मदों को नहीं लिखा जाता है, सिर्फ आगमगत मदों का ही लेखा हमको इसमें करना होता है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा आगमगत मदे। आय व्यय खाते से ज्ञात होता है, आय व्यय खाता क्या जानने के लिए बनाया जाता है? किसी भी निश्चित तिथि में किसी भी संस्था को आधिक्य हो रहा है या घाटा हो रहा है, बचत हो रही है या घाटा हो रहा है, ये जानने के लिए बनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आधिक्य या कमी। इसके बाद अगला, प्राप्ति भुगतान खाता प्रदर्शित करता है नाम शेष, जमा शेष, आधिक्य या कमी या पूंजी कोष। बताइए क्या जब प्रस्तुत करता है प्राप्ति भुगतान खाता? प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ पुस्तक का सारांश होता है ना? तो प्राप्ति भुगतान खाता जब रोकड़ पुस्तक का सारांश होता है तो रोकड़ पुस्तक का तो बैलेंस डेबिट होता है हमेशा। तो कैश बुक प्राप्ति भुगतान खाते का भी शेष क्या होगा? नाम शेष होगा, मतलब डेबिट बैलेंस होगा। इसका ये उत्तर हो जाएगा हमारा नाम शेष। लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है, जितनी भी लाभ न कमाने वाली संस्थाएं होती हैं उनका उद्देश्य परोपकार और सेवा भावना होता है, लाभ कमाना उनका उद्देश्य नहीं होता है, समाज की सेवा करना। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्राप्ति भुगतान खाता सारांश है, अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि रोकड़ पुस्तक का सारांश होता है ना? जिस तरीके से हम कैश बुक बनाते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं, उसी तरीके से प्राप्ति भुगतान खाते को बनाया जाता है। समस्त नगद लेन देनों का लेखा इसमें होता है और इसमें जितनी भी प्राप्तियां हैं वो सब डेबिट में लिखी जाती है, सारे भुगतान जो है वो क्रेडिट में लिखे जाते हैं। तो रोकड़ पुस्तक में भी ऐसा ही होता है। तो ये हो जाएगा आपका रोकड़ बही का। तो ये थे हमारे सही विकल्प, जिसमें एक क्वेश्चन दिया था हमको और 4 विकल्प थे, जो सही था उस पे हमको सिर्फ टिक लगाना था। अब इसके बाद आप आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में सबसे पहला आ गया आपका प्राप्ति भुगतान खाता व्यवहारों का सारांश है। अभी जस्ट हमने इसमें लिखा था, इसके पहले में टिक किया था रोकड़ पुस्तक का, रोकड़ व्यवहारों का, तो यहाँ पर भी आ जाएगा रोकड़। लाभ न कमाने वाली संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है समाज सेवा करना, परोपकार, यहाँ पे आ जाएगा समाज सेवा। इसके बाद अगला है हमारा प्राप्ति भुगतान खाता है, एक खाता। प्राप्ति भुगतान खाता कौन सा खाता है? नाममात्र का खाता है, वास्तविक खाता है या व्यक्तिगत खाता है? कौन सा खाता है? वास्तविक खाता है ना? यहाँ पर आ जाएगा वास्तविक।
प्रवेश शुल्क को वैसे तो अलग अलग एक्सपर्ट्स, अलग अलग जो विद्वान है उनकी अलग अलग राय है कि कोई उसको आगमगत मान लेता है, कोई उसको पूंजीगत मान लेता है ना। लेकिन अगर हमें कोई निर्देश नहीं दिए हैं तो हम उसको क्या मानते हैं, आगमगत मानते हैं और आयव्यय खाते में लिख देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आगम प्राप्त। इसके बाद आ रहा है संपत्ति का दायित्व पर आधिक्य दर्शाता है। संपत्ति पर दायित्व का आधिक्य इसलिए निकालते हैं हम पूंजी कोष ज्ञात करने के लिए। जब भी बैलेंस शीट बनानी है हमें किसी भी गैर व्यापारिक संस्था की, तो उसके लिए हमको पूंजी कोष की आवश्यकता होती है। और पूंजी कोष के लिए हम क्या करते हैं, प्रारंभिक संपत्तियों में से प्रारंभिक दायित्व को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा पूंजी कोष। तो ये थे हमारे रिक्त स्थान। अब इसके बाद सत्य असत्य हमें बताना है कि जो दिया गया कथन है वो सत्य है या असत्य है। आयव्यय खाता व्यक्तिगत खाता है। आयव्यय खाता किसी भी संस्था की आय और मतलब बचत या घाटे को जानने के लिए निकाला जाता है, एक तरह से प्रॉफिट या लॉस। तो जो भी बचत या घाटा, प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए जितने भी खाते बनाए जाते हैं वो सारे खाते नाम मात्र के खाते होते हैं। बट ये तो बता रहा है कि व्यक्तिगत खाता है, लेकिन व्यक्तिगत खाता ये नहीं है, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। तो यहाँ लिख देंगे हम असत्य। विशिष्ट कोष के व्यवहार पूंजी प्रकृति के होते हैं। विशिष्ट कोष मतलब ऐसा कोष जो किसी विशेष कार्य के लिए मिलता है, जैसे भवन के लिए, स्टेडियम के लिए। तो ये क्या होते हैं, दायित्व प्रकृति के होते हैं, क्योंकि जिस काम के लिए ये मिले हैं वो काम पूरा करना संस्था का दायित्व बन जाता है। तो ये हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट, प्रारंभिक पूंजी न दी होने पर प्रारंभिक चिट्ठा बनाया जाता है। बिल्कुल बनाया जाता है। कुछ क्वेश्चंस में हमने प्रारंभिक पूंजी निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है। सत्य। इसके बाद प्राप्ति भुगतान खाता लाभानी खाते जैसा होता है, गलत है, रोकड़ पुस्तक की तरह होता है। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे असत्य। प्रवेश शुल्क को भुगतान के रूप में दिखाया जाता है। प्रवेश शुल्क मतलब एंट्री फीस, ये संस्था के सदस्यों से मिलने वाली राशि है, न कि भुगतान की जाने वाली, है ना। इसीलिए हम उसको प्राप्ति साइड में दिखाते हैं। तो ये कथन भी क्या है, असत्य है। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो अभी हमने किए। थैंक यू।